सबसे बड़ी खबर अभी की यही है कि आज जो ट्रंप ने अमेरिका में नेतन्याहू की प्रेजेंस में बोला है कि गाजा को हम टेक ओवर कर लेंगे, अमेरिका टेक ओवर कर लेगा, यह ट्रंप ने कहा है। और आपसे मैं कई दिनों से इस बारे में बात कर रहा हूं कि ट्रंप के स्टेटमेंट्स के अलग अलग मायने होते हैं, उसके स्टेटमेंट्स कई दिशाओं में इंगित करते हैं। तो कौन सी दिशा इस स्टेटमेंट की है वो भी आपको बताएंगे, जो फौरी दिशा है और जो एक लॉन्ग टर्म इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, आज जो घटनाएं हुई या जिस तरह की एनालिसिस आई कल की घटनाओं की, खासतौर पे जो ट्यूबस में जो अटैक हुआ, जो मोहम्मद दरागमे नाम के फिलिस्तीनी बहादुर ने जिसका अंजाम दिया, उसकी भी एनालिसिस आई, उनकी बात करेंगे। जो खबरें हैं, जिस तरीके से आज जेरूसलम से लेकर वेस्ट बैंक में कई जगह लड़ाइयां हुई, उसकी भी आपको खबरें देंगे। लेकिन पूरी जो वेस्टर्न एशिया जो हमारा मूल जिस पे हम केंद्रित करते हैं, उसकी राजनीति आज पूरी तरीके से ट्रंप के स्टेटमेंट पर ही केंद्रित रही। और उसके साथ साथ जो यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने भी इस पर कमेंट किया। देखिए, सबसे पहले जो फिलिस्तीन के अंदर की रेजिस्टेंस कमिटीज हैं, उन्होंने कहा ये एक छोटा ग्रुप है, ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हमास वाला नहीं, उन्हीं के साथ का ये है, लेकिन इसका नाम रेजिस्टेंस कमिटीज है। ये छोटा ग्रुप है, छोटे ऑपरेशन करता है। रेजिस्टेंस कमिटीज ने कहा कि वी कॉल ऑन द पीपल्स ऑफ द नेशन टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कन्फ्रंट द डेंजर ऑफ द क्रिमिनल ट्रंप। यानी हम सबका आह्वान करते हैं कि वो ट्रंप के इस खतरनाक इरादों के खिलाफ खड़ा हो जाए। उसके बाद इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने एक दूसरा बयान जारी किया कि 15 महीनों में इजराइल ने 80,000 टन अमेरिकन वेपन्स गिराए और उससे हम लोग टस से मस नहीं हुए, तो अब क्या टस से मस होंगे। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो एक बड़ा ग्रुप है PFLP, उसने कहा कि ये जो ट्रंप जो कह रहा है, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये युद्ध की घोषणा है। और ये भी PFLP ने कहा कि अगर इजराइल अपने पिटने से खुश नहीं है तो वो ट्रंप को भेजे, या अगर अमेरिका जिसका एलाई इजराइल है वो इजराइल की दुर्दशा देख के और अपने सैनिकों को इस तरह की दुर्दशा में डालना चाहता है तो वो सेना भेजे गाजा, हम लोग उसका वही हाल करेंगे। और आने वाले जो कुछ स्टेटमेंट्स इजराइल से आए हैं, जो इजरायली एनालिस्ट के आए हैं, वो आपको हम बताएंगे वो भी क्या कह रहे हैं। अब उससे देखिए, क्या ट्रंप के इस बयान की इसकी कलई खुलती जा रही है। एक्चुअली ट्रंप कितना सीरियस है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद देखिए, जो ये बात हो गई कि एक युद्ध की घोषणा की है, ये पॉपुलर फ्रंट ने कहा। उसके बाद यूएस के डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि इस ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। मतलब वहीं पर जो यूएस सेनेट के जो MP मेंबर ऑफ वहां पर सेनेट होता है, मतलब ये इनका राज्यसभा होता है, सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनका एक तरह से लोअर हाउस होता है हमारे लोकसभा की तरह, ऑल्दो वहां का सिस्टम डिफरेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। ये जो यूएस इन्वेजन अगर गाजा का होता है तो इसमें हजारों अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर हो जाएगी। और फिर उसने कहा इट इज लाइक अ बैड जोक, ये एक गंदा मजाक है। और वाकई इसी पे मैं आपको लाऊंगा कि कैसे ट्रंप अपने मजाकों के थ्रू अपनी बहुत सारी बातें कहता है, किस तरह की सिचुएशन है, क्या वाकई वो कितना सीरियस है कि गाजा में इन्वेट करेंगे। उसके बाद देखिए, वॉशिंगटन में अभी जो नेतन्याहू गए, उसके नेतन्याहू के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हुए जबरदस्त, वहां पर अमेरिकन स्टूडेंट्स ने किया। हालांकि ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिकन स्टूडेंट्स जो फिलिस्तीन के पक्ष लेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फिर भी देखिए, वहां डेमोन्स्ट्रेशन हुए, नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा गया, ट्रंप को कहा गया कि गाजा के लोग नहीं हटेंगे। उसके बाद देखिए एक और, अब इसके बाद अब ये रिपब्लिकन पार्टी सेनेटर, उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी जो विपक्ष में, ये रिपब्लिकन पार्टी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, ये बहुत बड़ा इजराइल का समर्थक है। लिंडसे ग्राहम का आप नाम देख लीजिए, बहुत बड़ा इजराइल का समर्थक है। फिर भी वो ये कह रहा है ट्रंप के स्टेटमेंट पे कि आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बट दिस प्रपोजल इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। अब लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि बात क्या कर रहा है यार ये, लेकिन ये प्रपोजल प्रैक्टिकल नहीं, और क्यों प्रैक्टिकल नहीं है उसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा, जब और भी पहले ऐसे प्रपोजल्स आए। ये कोई नई बात नहीं है, ये ट्रंप समझ रहा है कि उसने बम फोड़ा है, लेकिन ये एक दिवाली का वो पटाखा है जो फुस हो गया। अब देखिए,
अब उसके बाद जो है, जो वॉशिंगटन में दूसरे डिमॉन्स्ट्रेशन हुए एक और जगह, उन्होंने कहा गाजा इज नॉट फॉर सेल, यानी जो ट्रंप ने कहा कि हम गाजा को ले लेंगे, तो उनका गाजा बिकाऊ नहीं है। उसके बाद अब एक यहां पर बात आती है कि एक जो नेतन्याहू कुछ गिफ्ट्स लेके ट्रंप के पास गया, तो लोग कह रहे हैं मजाक में कि नेतन्याहू ने एक पेजर गिफ्ट किया ट्रंप को, जो कि सोने का पेजर था। पेजर जो होता है, एक सोने का पेजर था, और एक और उसको उसने गिफ्ट की है। और ये जो है और ये ट्रंप, और क्योंकि नेतन्याहू के सर्जरीज हुई हैं, उस पर ट्रंप ने कहा कि यू हैड अ वेरी नाइस ऑपरेशन। ये ट्रंप की भाषा है, हर चीज में वो डिलीशियस, फैंटास्टिक, नाइस, और हर उसमें बैड पीपल, ये विकेट, इस तरह से वो बोलते ही है। तो मतलब नेतन्याहू जो है, एक तो बीमार नेतन्याहू वहां पहुंचे और उनसे कह दिया कि ओ यू हैड अ वंडरफुल ऑपरेशन, मतलब कमाल है। उसके बाद देखिए, जो पैलेस्टीनियन मुजाहिदीन मूवमेंट है, उसके सलीम अतल्ला हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो नाजी इंटेंशंस हैं इजराइल के, ये नाजी इंटेंशन ये अमेरिका की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। लेकिन एक बात ये पूरी दुनिया समझ ले कि अगर पूरी दुनिया के ट्रंप समझ लें कि अगर उनको इजराइल की जो कशमकश है, इजराइल की जो समस्या है गाजा को लेकर, अगर उसको दूर करना है, मैं देता हूं सजेशन कि इजरायलियों को अमेरिका शिफ्ट करो। अभी इजरायलियों को अमेरिका शिफ्ट करो, सब कुछ हल हो जाएगा। जितने इजरायली हैं, 70 लाख है ना करीब, 70 लाख इजरायलियों को अमेरिका शिफ्ट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में बहुत जगह है, पूरा अमेरिका फैला हुआ है, सारे इजरायली को वहां शिफ्ट कर दो। उसके बाद फिलिस्तीन की समस्या सॉल्व, कोई समस्या ही नहीं, फिलिस्तीन राज बनेगा अरबों का। यह सीधी बात उन्होंने कही। फिर रशिया ने कहा कि हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन 2 स्टेट सोल्यूशन की रही है, फिलिस्तीनी राज वहीं बनेगा, गाजा वेस्ट बैंक में। एक कदम, ये रशिया ने कहा, एक कदम फिलिस्तीनी कहीं नहीं जाएंगे। अब मजेदार बात देखिए, जो इजरायली पार्लियामेंट है, उनके जो एक मेंबर हैं अहमद तिबी, उनका यह कहना है कि फिलिस्तीनी लोग जहां हैं वो वहीं रहेंगे, और ट्रंप जो है जहां है वहां नहीं रहेगा। देखिए, बड़ी मजेदार बातें इस वीडियो में है, जो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी तो वहां रहेंगे हमेशा गाजा में, उनको कोई हटा नहीं सकता, लेकिन ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ जब ट्रंप व्हाइट हाउस से जाएगा तो उसके साथ ये पूरा एजेंडा भी चला जाएगा। ऐसे कितने एजेंडे आए गाजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को वहां से हटाने के, कोई भी सफल नहीं हुआ। बहुत ही प्यार से एक करारा झापड़। उसके बाद देखिए, जो यमन के अंसरुल्लाह ग्रुप के जो पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ है मोहम्मद अल बुखैती, उनका बयान आया कि ये इजिप्ट और जॉर्डन, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन इस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं। 2 दिन पहले भी ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो इजिप्ट और जॉर्डन के बारे में यमन ने कहा है। अब देखिए, यमन की राजनीति भी एक अच्छी राजनीति चल रही। यमन ने कहा कि इजिप्ट और जॉर्डन अमेरिका के खिलाफ है इस मुद्दे पे। तो उसने कहा है कि हम लोग इजिप्ट और जॉर्डन पे अगर कुछ थोपने की कोशिश की तो यमन इजिप्ट और जॉर्डन के साथ खड़ा हो जाएगा। मतलब यमन हर जगह उंगली करने में बाज नहीं आता है। उसके बाद इजराइल के एक और इजरायली डेमोक्रेटिक पार्टी के यार गोलान, उन्होंने कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आई हर्ड यस्टरडे फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप इज दैट ऑल प्रिजनर्स मस्ट रिटर्न टू देयर होम्स नाउ। मतलब वो ये कह रहे हैं इजरायली डेमोक्रेटिक पार्टी के कि भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया ट्रंप ने क्या कहा। हाँ, एक बात समझ में आई कि गाजा को या फिलिस्तीनियों को वहां पर से निकालने के लिए सबसे पहले फिलिस्तीनी अपने घर तो लौटे। तो उसने कहा कि हमें तो यही समझ में आ रहा है कि फिलिस्तीनी अपने घर आ जाएं, सब अपने घर में सेटल हो जाएं। ये सोचिए, इजरायली डेमोक्रेटिक पार्टी का यार गोलन कह रहा है, जो खुद ज़ायनिस्ट है, वो कह रहा है कि फिलिस्तीनी अपने घर आ जाएं। और जहां तक इसकी बात है, जो ट्रंप ने कहा, तो भाई इजराइल की सिक्योरिटी मेंटेन रहे और हमें क्या चाहिए। मतलब उसने कोई तवज्जो ही नहीं दी ये ट्रंप के स्टेटमेंट को। फिर उसके बाद एक और बड़ी बात, इजरायली एनालिस्ट अमीर ओरेन, उन्होंने हैरेट्स में लिखा, हैरेट्स जो कि बड़ा अखबार एक है इजराइल का, उन्होंने कहा कि ट्रंप के जो रेकलेस, ये जो ट्रंप आके इधर उधर बवाल कह रहा है, इसको ले लो, उसको ले लो, उसको दे दो, ये कर दो,
मैंने पूरा एक डंडा किए हुए दुनिया में। उसने कहा कि ट्रम्प की जो ये रेकलेसनेस है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश है, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। और उसने 3-4 पॉइंट हाईलाइट किए। ये जो इजरायली एनालिस्ट है अमीर ओरेन, इसने कहा कि पैलेस्टीनियंस अनलाइक इजिप्शियंस एंड जॉर्डियंस हैव ओनली पैलेस्टाइन, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। यानी पैलेस्टाइन ऐसा कोई जगह नहीं है कि मतलब कोई देश है या ये है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। और कॉन्फ्लिक्ट जोन के सेटलमेंट्स होते हैं। और अगर देखिए कॉन्फ्लिक्ट जोन के सेटलमेंट्स नहीं हुए तो इररिकंसाइलेबल वॉर है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से मॉडर्न हिस्ट्री में या कभी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से आप जनता को, अब आप सोचिए कि एक मैदान है, 2 टीमें वहां पर फुटबॉल खेल रही हैं, आप कहिए कि एक फुटबॉल की टीम को हम बाहर कर देंगे और दूसरी जीत जाएगी। अरे ये संभव नहीं है। मैच होगा, मैच में जो हार जीत तय होगी वो होगी। और उसने ये भी कहा, ये जो इजरायली एनालिस्ट है समझदार आदमी है, इसने कहा कि देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के सेटलमेंट्स होते हैं, और अगर सेटलमेंट नहीं होते हैं तो फिर इटर्नल वॉर चलती है। मैच डिसाइड नहीं होता तो चलता रहता है, सालों साल चले, इटर्नल वॉर। उसने ये भी कहा। अच्छा, दूसरी बात उसी ने क्या कही, ये फिर मैं इसका नाम देख लूं, महत्वपूर्ण बात है, आमिर ओरेन हैराज का। फिर उसने कहा कि इजराइल ने क्या गेन किया अगर अरब्स के कुछ जो हिस्से हैं वो अगर यहां आ गए। मतलब उसने ये कहा कि उसने कहा कि इजराइल ने जो अरब्स के कुछ हिस्से, जो मतलब जो पैलेस्टीनियंस कुछ जॉर्डन चले गए, कुछ और जगह चले गए, इससे क्या फायदा हुआ? इससे समस्या जस की तस रही। जहां वो गए वहां समस्या पैदा हुई। एक बार लेबनान में उनको भेजा गया था, कुछ यहां भेजा गया था, जॉर्डन में भेजा गया था, जहां वो रहे समस्या जस की तरह से कि इन जमीनों पे जो इजराइल ने ली है, यहां फिलिस्तीनी राज बनना चाहिए। ये यूएन का रेजोल्यूशन है, ये यूएन का पार्टीशन प्लान था 1948 में। तो इससे कैसे अलग कर सकते हैं? और दूसरी बात, इसी इजरायली एनालिस्ट ने मजाक उड़ाया। उसने कहा कि क्या अमेरिकन मरीन गाजा की जमीन पर मरने को तैयार है? ये हमास नहीं कह रहा है, इजरायली कह रहा है कि क्या अमेरिकन मरीन्स, अमेरिकन सोल्जर्स गाजा की जमीन पर मरने को तैयार हैं? सीधी बात है, नहीं तैयार है वो लोग। कोई भी उसमें इस तरह की, मिडिल ईस्ट में आखिरी लड़ाई इराक में हुई थी, फिर उसके पहले अफगानिस्तान, साउथ एशिया में, और उसमें अमेरिका बुरी तरह से हारा था। उसके बाद उसने कहा इसी अमीर को इंडिया कि जो इसी अमेरिकन एक जहाज आया था, आपको याद होगा, जहाज आया था 22 लाख गाजा के लोगों को खाना खिलाने 1000 अमेरिकन ट्रूप्स के साथ, तो उसने उस पर तंज कसा है। उसने कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक सेना भेजी थी। ये उस सेना जो है उसके पतवार बंदरगाह में कभी डाल ही नहीं पाए। वो 1000 अमेरिकन सेना भेजी थी एड के नाम पे। मकसद था बाइडेन का, उस समय मकसद था बाइडेन का कि किसी भी तरीके से हम इजराइल को गाजा के अंदर हम अमेरिकन फोर्सेस भेज दें। वो सफल ही नहीं हुआ। हमास ने गोली चला दी, भाग गए वो लोग, बात ही खत्म हो गई। उसके बाद देखिए उसने एक हिस्ट्री का भी हवाला दिया। उसने कहा 1983 में हिजबुल्लाह में अमेरिका, जब लेबनान में वॉर चल रही थी, तो वहां पर अमेरिका ने अपनी 6th फ्लीट भेजी थी। और उस 6th फ्लीट पे जब लेबनीज रेजिस्टेंस ने, उस समय हिजबुल्लाह नया आया था, 1982 में बना था, लेकिन 1983 में उसने अमेरिकन शिप्स पे बम्बार्डमेंट किया था। उसमें फ्रेंच शिप्स भी थी और कई अमेरिकन सोल्जर्स और फ्रेंच सोल्जर्स मारे गए थे। तो जब उस समय सोचिए, हिजबुल्लाह कुछ नहीं था उस समय, उसने एक बड़ा हमला करके एक बड़ा कांड किया था। उसके बाद देखिए जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेयरबॉक, ये जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर महिला हैं, इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात नहीं है, फिलिस्तीन से किसी को हटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर ये फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, ये तीनों फिलिस्तीनियों के हैं और इनको कोई यहां से हटा नहीं सकता। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा कि हम किसी भी तरह के फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट का विरोध करते हैं। अमेरिका की कांग्रेस वुमन जो कि खुद फिलिस्तीनी है, राशिदा तलाइब फेमस, ये खुद फिलिस्तीनी है, इन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी कहीं नहीं जा रहे हैं और ये जो ट्रंप है अपना बाइगॉटेड नॉनसेंस, यानी जो अपना ये पूरा
पूर्वाभास लिए जो ये मूर्खता है, ये जाके इसका बखान कांग्रेस में करे, उसी कांग्रेस जिसने, अमेरिकन कांग्रेस जिसने जेनोसाइड को फंड किया। उसके बाद देखिए एक गाजा के अंदर एक बच्ची का बयान आया, उसका भी एक वीडियोग्राफ है। उसने कहा कि ट्रम्प से कह रही है वो, रूल द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट गाजा बिकॉज गाजा इज द वर्ल्ड। तुम पूरी दुनिया पे शासन कर लो, गाजा पे नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब पूरी दुनिया पे शासन कर लो, गाजा पे नहीं, क्योंकि गाजा ही दुनिया है। अब देखिए ये कितनी खतरनाक बात है, गाजा ही दुनिया है, यानी तुम दुनिया पे शासन कर लो, गाजा के सिवा गाजा ही दुनिया है, मतलब तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। जब तक गाजा है तुम्हें कोई जगह शासन करने को नहीं मिलेगी दुनिया में। फिर ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये पूरी इलॉजिकल बात है, ये जो ट्रंप ने कही। साउथ कोरिया में भी देखिए रैलीज निकली फिलिस्तीन के पक्ष में। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, ये ट्रंप बिजनेसमैन है, चाहते हैं गाजा में एक टूरिस्ट स्पॉट बने, रिवियरा बने, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी ने कहा कि 50,000 लोग मारे गए और उसके बाद ट्रंप इस तरह की बात कर रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता कि सिवाय इसके कि फिलिस्तीनी राज बनाया जाए। उसके बाद देखिए जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर हैं बासिन नई, उन्होंने कहा कि ये आपराधिक स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और ये जो है ये इसको हम इनवाइट करते हैं कि ये आके अपने बूट्स उतारे और उसके बाद इसका क्या हाल होगा वो दुनिया देखेगी। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने इसको रिजेक्ट किया, तमाम और संगठनों ने इसको रिजेक्ट किया। और आपको बता दें ये पहली कोशिश नहीं है, 1949 में भी एक यूनाइटेड नेशंस ने एक डॉग कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, इसका डॉग कमेटी पता नहीं क्यों नाम था, इसको ये जॉर्डन क्लैप नाम का एक आदमी इसको हेड कर रहा था और ये 1949 में बनी थी। इसका भी काम था ये देखना कि कैसे हम फिलिस्तीनियों को कहीं और रीसेटल कर सकते हैं। उसने ये जवाब दिया था इस कमेटी ने कि जॉर्डन वैली में हम लोग ये काम कर सकते हैं, मतलब जॉर्डन के ऊपर डाल दिया, जॉर्डन वैली में हम लोग ये काम कर सकते हैं। और उसने बहुत सारे और उसने कहे थे कि हम कैसे ये उनको इंसेंटिव देंगे, ये इंसेंटिव देंगे। उसी समय जॉर्डन ने कह दिया तो नहीं, इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनेगी। अब सवाल ये आता है कि ये विचार जो ट्रंप ने बोला है ये कहां से आ रहा है। ये देखिए जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये जो ट्रंप बिजनेसमैन है, उसने अभी जिस दिन उसने शपथ ली थी 20 जनवरी को, उस दिन उसने कहा था कि गाजा बहुत खूबसूरत है लेकिन बॉम्ब्ड आउट है और बड़ी अच्छी लोकेशन है, वेदर बहुत अच्छा है, सब कुछ उसने इस तरह की बातें कही थी। और उस पे इसका कहीं ना कहीं इसको किसी ने समझाया है कि वो अच्छी बिजनेस डील हो सकती, मतलब इतना मूर्ख। मतलब अब आप सोचिए, हम तो ट्रंप को ऐसा क्लाउन देख ही रहे थे, हम ये भी देख रहे थे कि वो क्लाउन होने के साथ अमेरिका पे ध्यान देना चाहता है, इसलिए वो अब देखिए जो जोकर होता है, जोकर किसी तरफ नहीं होता। ये बाइडेन जोकर नहीं था, बाइडेन पूरी तरह से लिबरल इंपीरियलिज्म का हिस्सा था, लिबरल फैसिस्ट इंपीरियलिज्म का हिस्सा था, और ट्रंप भी उसका हिस्सा है। लेकिन ट्रंप उसी गोल में एक जोकर है, तो वो जोकर हर जगह वो हाथ पैर मारेगा, अपने लोगों को भी 2-3 लगाएगा, उसको प्रताड़ित किया वो भी बदला लेगा, बाहर की दुनिया में क्या करना वहां भी जोकर ही करेगा। तो ये जो पूरी बात है, किसी ने उसको ये समझा दिया कि गाजा एक बहुत अच्छी रियल एस्टेट डील, मतलब इसमें जैसे अमेरिका में रिवियरा बना है, एक बहुत अच्छा बीच सिटी ये फ्लोरिडा में, उस तरह से ये तुम गाजा को रिवियरा बना दो और ये कर दो। और फिर उसके अब वो सोच रहा है कि हाँ यार ये हो सकता है, चलो हमास से इस पर बात की जाए, चलो यहां से गाजा के, अभी ये बोल रहा है कि गाजा से पैलेस्टीनियंस को हटाया जाए, लेकिन अल्टीमेट जो इसका असली इंटेंशन वो भी जो मूर्खतापूर्ण, हमास तुमसे गाजा के लिए डील करेगा उसको रिवेरा बनाने के लिए, मतलब क्या मूर्खता है, आप देख लीजिए। अब जो पूरी सिचुएशन है उसमें जो ये बात साफ हो गई कि ट्रंप कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटली उसका जो मकसद है ये कहने का, वो ये है कि सीज फायर चलता रहे, क्योंकि नेतन्याहू वहां जो पहुंचे वो इसलिए पहुंचे थे कि ट्रंप से ये कहने कि सीज फायर अब ज्यादा आगे नहीं बढ़े, लड़ाई फिर से शुरू हो, क्योंकि अगर सीज फायर बढ़ता जाएगा और परमानेंट सीज फायर हो जाएगा तो नेतन्याहू जेल में होगा, सीधी बात है। अगर लड़ाई खत्म हुई नेतन्याहू जेल में। नेतन्याहू पहुंचे ट्रंप के पास कि भैया लड़ाई को जारी रखना, और ट्रंप उसके पहले ही तैयार, तो उसने कहा तुम लड़ाई की बात करते हो, अरे हम तो कह रहे हैं कि पूरे इलाके को ले लो। अब नेतन्याहू चुप, अब तो लड़ाई रुके, क्योंकि देखिए लड़ाई तो हो नहीं सकती, पूरे इलाके को लेना है।
और पूरे इलाके को लेने के लिए डिप्लोमेसी चाहिए तो डिप्लोमेसी चलेगी। अब ट्रंप जो है इस चीज को इसने पूरी तरीके से नेतन्याहू के हवा निकाल दी है। और ये बात नहीं है कि ट्रंप हमास के साथ है, हमास के साथ बिल्कुल नहीं है, वो तो चाहे तो हमास खत्म हो जाए, मतलब, लेकिन जब हमास के फेवर में सिचुएशन बनती है, आपको ये बताना है, जब रेजिस्टेंस के या किसी भी क्रांतिकारी शक्ति के फेवर में सिचुएशन बनती है तो विरोधियों में भी जोकर आ जाते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं। ये जो पूरी सिचुएशन है ये देखिए सामने आई। उसके बाद देखिए जो मोहम्मद दराग में जिसने वो तहसीर चेक पॉइंट पे किया, और मैंने आपको बताया था कल, और उसका थोड़ा सा उसका एक इनैक्टमेंट आया है जिसमें वहां से लोग निकल रहे हैं, मतलब एक उसको री इनैक्ट किया गया है कि वो जो टावर है जो ट्यूबस का वॉच टावर है और उसमें तहसीर चेक पॉइंट खाली था, वहां से वो घुसा और एकदम सामने आ गया था एंट्रेंस के। जैसे ही 2 सोल्जर्स आए उसने मार दिया। और इसको लेके अमेरिका इजराइल इतना हिला हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन बैठाया जा रहा है और 7 अक्टूबर से इसकी तुलना कर रहा है। आप सोचिए 7 अक्टूबर से कहां से इसकी तुलना हो सकती है। और ये भी सब बात सामने आई कि मोहम्मद दराग में जिसने वो ट्यूबस वाला कांड किया वो अहमद दराग में का भाई, और अहमद दराग में 1 साल पहले ट्यूबस में शहीद हुआ था। देखिए दोनों भाई शहीद हुए, अहमद दराग में और मोहम्मद दराग में। उसके बाद देखिए जो हिंद रिजब फाउंडेशन है स्विट्जरलैंड में, उसने कंप्लेंट फाइल की कि एक इजरायली सोल्जर वहां पर छुट्टियां मना रहा है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने उसको नोटिस भेज दी कि तुम यहां पर छुट्टियां मना रहे हो, तुमको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। पूरी दुनिया से ये लोग दौड़ाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आज कुछ घटनाएं हुई, जैसे रमल्ला और नाब्लिस के बीच आयून अल हरामिया एक इंटरसेक्शन है, वहां जबरदस्त भिड़ंत हुई। वहां पर सबसे पहले शुरू कैसे हुआ कि एक अकेले इजरायली सोल्जर ने एक अकेले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर ने कम से कम 8 से 10 सेटलर्स से उसने सीधे भिड़ंत की। उसने पत्थरबाजी की, उसने सेटलर्स को पीछे ढकेला, फिर वो सेटलर्स भारी संख्या में और लोगों को लाए। तब तक ये जो युवक था अपनी कार में बैठ चुका था और ये कार आगे बढ़ चुकी थी। कार में जाके वो आगे गया, आगे फिलिस्तीनी लड़के और थे, उनको लेके वो आया, कुछ कार में, कुछ मोटरसाइकिल में और कुछ दौड़ते हुए। और जब वो यहां पहुंचे हैं आयोन अल हरामिया इंटरसेक्शन में, तो जो मार हुई है, मतलब आप मेरे अपने या कोई हिंदी फिल्म जिसमें 2 ग्रुप्स का क्लैश दिखाया, बड़ा अच्छा 2 ग्रुप्स लड़ रहे हैं, उस तरह का सीन था। मतलब दोनों तरफ से डंडे चल रहे थे, ये चल रहे थे, फायर आर्म्स चल रहे थे, मतलब आप सोचिए कि बवाल ही बवाल था। और वो बिल्कुल हमको बार बार पता नहीं क्यों इलाहाबाद की याद आ जाती है, जब हम लोग 2 ग्रुप्स लड़ते थे और आमने सामने की लड़ाई होती थी, उसके हाथ में रॉड, साइकिल की चेन, ये सब, और उसके बाद कट्टा भी, और वो भी होता था। तो ये जो इस तरह की बात हुई है, ये एक ऐसी चीज है जो कि यहां पर नाब्लिस में भी देखिए आज इन्होंने कुछ घर उड़ाने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। रमल्ला में भी इस तरह की इन्होंने कोशिश की, इन्होंने जेरिको में भी कोशिश की, इन्होंने पूरे वेस्ट बैंक में जहां जहां ये लोग फैले हुए हैं, इन लोगों ने कलकलिया में कोशिश की, ये सारी जगहों पे इन्होंने कोशिश की और ये लोग सफल नहीं हो पाए। उसके बाद लेबनान में देखिए कि कुछ जगह इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया, जैसे रब थला थी साउथ लेबनान में, लेकिन लेबनान में वो जो परिस्थितियां हैं वो जस की तस जारी है, जनता पीछे ढकेल रही है। और अभी जो देखिए लेटेस्ट खबर है कि लेबनीज आर्मी यूनिफिल के कोऑर्डिनेशन में, और जो इस्लामिक रिसाला स्काउट्स हैं वो भी उनके साथ थे, जो हिजबुल्लाह की सरकार के हैं, उन्होंने इजरायली सोल्जर्स की 2 व्हीकल्स को पीछे ढकेला। किसने? यूनिफिल, लेबनीज आर्मी, इस्लामिक रिसाला स्काउट्स। अब धीरे धीरे लेबनीज स्टेट आ रहा है मोशन में। जोसेफ आउन जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि जल्दी जल्दी इस मामले को हल होना चाहिए, इसको इनडेफिनेटली नहीं टालना चाहिए। मेरोनाइट बिशप्स, जो लेबनान में क्रिश्चियनिटी है, मेरोनाइट, उनके बिशप्स ने कहा है कि किसी भी तरीके से लेबनान के प्रेसिडेंट को अपने कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए और हमें इजराइल को लेबनान की भूमि से बाहर कर देना चाहिए। आज का यहीं तक, कल हम फिर हाजिर होंगे और भी कुछ सेशन आपके हो दीजिए, हम कुछ 2 या 3 वीडियो जारी करना चाहते हैं। कल आपने हमें मदद की, कल हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। आज भी आपसे अपील है कि सब्सक्राइबर्स को लेके बहुत चिंतित रहें और लगातार बढ़ाते रहें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।